नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम यानी PBPTA 1988 पर अपने निर्णय की समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह निषेध अधिनियम PCMA 2006 को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार पूंजीवाद की आवश्यकता को रेखांकित किया। रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति नॉन काइनेटिक वॉर से निपटने के लिए भारत की तैयारियों का अध्ययन करेगी। द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर वैल्यूइंग द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एज अ ग्लोबल कॉमन गुड रिपोर्ट जारी की गई। NOAA के अनुसार फरवरी 2023 से दुनिया भर में कोरल्स का अब तक का सबसे व्यापक सामूहिक विरंजन दर्ज किया गया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम PBPTA 1988 पर अपने निर्णय की समीक्षा करेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड मामले में बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इस निर्णय के खिलाफ केंद्र सरकार ने समीक्षा याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस समीक्षा याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम यानी PBPTA के बारे में बात करें तो PBPTA को बेनामी लेन देन को प्रतिबंधित करने और बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के लिए लागू किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि बेनामी लेन देन वास्तव में ऐसे लेन देन को कहते हैं जो किसी और के नाम से किया जाता है, परंतु उसके लिए भुगतान कोई तीसरा व्यक्ति करता है। उदाहरण के लिए A के नाम पर कोई संपत्ति खरीदी और पंजीकृत की जाती है, हालांकि वास्तव में इसके लिए भुगतान B करता है। इस तरह A केवल B के लिए संपत्ति रखने हेतु सहमत होता है। इससे B संपत्ति का लाभकारी मालिक बन जाता है। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 2022 के निर्णय पर एक नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम की धारा 3(2) को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इस धारा में बेनामी लेन देन में शामिल होने पर जेल की सजा का प्रावधान था। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान मनमानी कार्रवाई की प्रकृति के कारण संविधान के अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनुच्छेद 20(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को तब तक किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध करने के समय लागू कानून का उल्लंघन न किया। इसके अलावा कानून में पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने का प्रावधान शामिल नहीं था। इसलिए अधिकारी कानून के लागू होने से पहले किए गए लेन देन के लिए आपराधिक मुकदमा या जब्ती की कार्रवाई शुरू या जारी नहीं रख सकते। साथ ही बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016 में भी इस कानून के लागू होने से पहले के लेन देन को शामिल करने की अनुमति देने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016 कानून बनने के पहले से लागू होगा। खबर के अंत में बेनामी लेन देन या संपत्ति से जुड़ी चिंताएं क्या है, ये भी समझ लेते हैं। पहली चिंता है कि बेनामी लेन देन को काला धन अर्जित करने का एक प्रमुख साधन माना जाता है। यह कर चोरी को बढ़ावा देता है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। इसके साथ ही यह संपत्ति की कीमतों को जानबूझकर बढ़ाकर रियल एस्टेट बाजार को प्रभावित करता है। धोखाधड़ी से संपत्ति के हस्तांतरण से उसके वास्तविक स्वामित्व का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यह वित्तीय प्रणाली की सत्यनिष्ठा व अखंडता को कमजोर करता है। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह निषेध अधिनियम PCMA 2006 को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सोसाइटी फॉर एनलाइटमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि PCMA को व्यक्तिगत कानूनों और परंपराओं से बाधित नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां क्या-क्या रही, ये जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को बाल विवाह की रोकथाम और नाबालिगों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि अपराधियों को दंडित करना अंतिम उपाय के रूप में अपनाया जाए।
साथ ही न्यायालय ने बाल विवाह के मूल कारणों जैसे गरीबी, लैंगिक असमानता और शिक्षा की कमी को दूर करने और सांस्कृतिक मानदंडों को लोचशील बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। कोर्ट ने माना कि बाल विवाह के मामले में पसंद का जीवन साथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन होता है। आपको बता दें कि कोर्ट ने संसद से कहा कि वह पीसीएमए में संशोधन करके बच्चों की मंगनी या सगाई पर रोक लगाए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब मुख्य दिशा निर्देशों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है कानूनी प्रवर्तन। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश बाल विवाह रोकथाम अधिकारियों यानी सीएमपीओस की नियुक्ति करेंगे। साथ ही एक विशेष पुलिस इकाई और राज्य विशेष बाल विवाह निषेध इकाई की स्थापना की जाए। न्यायिक उपाय के रूप में मजिस्ट्रेटों को स्वतः संज्ञान से कार्रवाई करने और निवारण निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार दिया जाए। बाल विवाह के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाए। इसके साथ ही कुछ अन्य सिफारिशें हैं। खुले में शौच मुक्त गांव मॉडल की तर्ज पर बाल विवाह मुक्त गांव पहल शुरू की जाए। 12वीं कक्षा तक स्कूल जाने वाली लड़कियों की प्रतिदिन उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित निगरानी प्रणाली की स्थापना की जाए। आइए अब बाल विवाह निषेध अधिनियम पीसीएमए 2006 के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पीसीएमए को भारत में बाल विवाह की रोकथाम हेतु 1929 के बाल विवाह रोकथाम अधिनियम सीएमआरए को प्रतिस्थापित करके लागू किया गया था। 1929 के इस अधिनियम को शारदा अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीसीएमए में 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को क्रमशः बालक और बालिका माना गया है। इस कानून के तहत विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। साथ ही बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 का उद्देश्य पीसीएमए में संशोधन करके लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करना है। यह जया जेटली समिति की सिफारिशों के अनुरूप है। खबर के अंत में भारत में बाल विवाह की स्थिति क्या है, ये भी समझ लेते हैं। NFHS 5 के अनुसार 20 से 24 वर्ष की आयु के बीच के शादीशुदा लोगों में से 23% लड़कियों और 17.7% लड़कों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो गई थी। यूनिसेफ के अनुसार कम आयु में शादी करने वाली लड़कियों और महिलाओं के आधे से अधिक मामले 5 राज्यों से हैं। इन राज्यों में शामिल है उत्तर प्रदेश, जहां बाल विवाह के सर्वाधिक मामले देखने को मिलते हैं। इसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। आइए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार पूंजीवाद की आवश्यकता को रेखांकित किया। भारत के वित्त मंत्री ने मैक्सिको में टेक लीडर्स राउंड टेबल को संबोधित करते हुए जिम्मेदार पूंजीवाद की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए केवल आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की ही चुनौती नहीं है, बल्कि असमानता को कम करने और सभी के लिए अवसर पैदा करना भी एक चुनौती है। सबसे पहले समझते हैं जिम्मेदार पूंजीवाद यानी रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म से क्या आशय है। यह वास्तव में एक प्रकार का आर्थिक अप्रोच है जो नैतिक मूल्यों को व्यावसायिक गतिविधियों में एकीकृत करता है। इसमें कई तत्व शामिल हैं, जैसे व्यवसायिक लाभ को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ संतुलित करने पर जोर देना और व्यवसायियों द्वारा केवल शेयर धारकों के रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सामाजिक कल्याण, निष्पक्षता और पर्यावरणीय संधारणीयता में योगदान देना। अब जानते हैं आखिर जिम्मेदार पूंजीवाद की जरूरत क्यों है। इसका पहला कारण है ये वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सहायक है। यह कंपनी और सरकारों को असंधारणीयता, असमानता एवं अभाव जैसी चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही यह लंबे समय तक व्यवसाय को जारी रखने में भी सहायक है। केवल लाभ कमाने वाला व्यवसाय मॉडल लंबे समय तक उपयोगी नहीं रहते हैं। जिम्मेदार पूंजीवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकी परिवर्तनों को बेहतर तरीके से अपनाने में भी मदद कर सकता है। और अंत में इससे नैतिक शासन और हितधारक पूंजीवाद को भी प्रोत्साहन मिलता है। जिम्मेदार पूंजीवाद निर्णय लेने में निष्पक्षता को बढ़ावा देते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सभी हितधारकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए और व्यवसाय के संचालन में कानूनी एवं नैतिक मानकों का पालन किया जाए। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि भारत में जिम्मेदार पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। इनमें से पहला है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR को लागू करना।
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत CSR व्यय को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा पर्यावरण कानून भी जिम्मेदार पूंजीवाद को बढ़ावा देने में सहायक है, जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, भारत स्टेज BS6 के तहत वाहनों के लिए सख्त उत्सर्जन मानदंड आदि। श्रम कानून में सुधार की बात करें तो पहले के सभी श्रम कानूनों का 4 श्रम संहिताओं में विलय कर दिया गया है। ये संहिताएं हैं वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता। अंत में वित्तीय क्षेत्र में की गई पहलों की बात करें तो इनमें भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों के लिए ऋण मानदंड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के ग्रीन बॉन्ड दिशा निर्देश आदि शामिल हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति नॉन काइनेटिक वॉर से निपटने के लिए भारत की तैयारियों का अध्ययन करेगी। हाल ही में लेबनान में हुए पेजर विस्फोट नॉन काइनेटिक वॉर का एक उदाहरण है। इससे पहले रूस यूक्रेन इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान भी नॉन काइनेटिक वॉर देखी गई थी। खबर की शुरुआत में नॉन काइनेटिक या हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यह एक उभरती हुई अवधारणा है जो सामान्य सैन्य रणनीति से कहीं ज्यादा विविध और व्यापक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, साइबर, सूचना, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक आयामों से संबंधित युद्ध शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत गैर सैन्य हितधारक भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि यह पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक घातक हो सकता है और बिना गोली चलाए भी जीत हासिल की जा सकती है। उदाहरण के लिए पावर ग्रिड और अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर बड़े पैमाने पर साइबर या मैलवेयर हमला। इसके साथ ही एक तरफ जहां काइनेटिक युद्धों में टैंकों जैसे सैन्य हथियारों का उपयोग कर भौतिक रूप से लक्ष्यों को नष्ट किया जाता है, वहीं नॉन काइनेटिक युद्धों में उनके संचालन को बाधित करने के लिए लेजर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब समझते हैं उन उभरते खतरों के बारे में जो नॉन काइनेटिक वॉर हेतु तत्परता की मांग करते हैं। पहला खतरा है दुश्मन पड़ोसी। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान तथा उत्तरी और उत्तर पूर्वी मोर्चों पर चीन की मौजूदगी भारत को उन्नत रक्षा तैयारियों के लिए बाध्य करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन 3 युद्ध रणनीतियों को अपनाता है। इनमें मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और कानूनी रणनीतियां शामिल हैं। अगला खतरा है गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका। हाल ही में हिजबुल्लाह ने ऐसे तरीकों को अपनाया है। इसके अलावा अन्य खतरों में मध्य भारत में नक्सली चुनौतियों सहित आंतरिक अस्थिरता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां आदि शामिल हैं। अब इस संदर्भ में भारत द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला है उन्नत हथियार विकसित करना। इसके तहत DRDO ने डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे यानी दुर्गा 2 प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके अलावा संरचनात्मक सुधार और संस्थानों की स्थापना जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, डिफेंस AI प्रोजेक्ट एजेंसी DAIPA और डिफेंस AI काउंसिल DAIC आदि। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी में वृद्धि भी इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट GSOMIA। कुछ अन्य पहलों में रक्षा स्वदेशीकरण आदि शामिल है। बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। हाल ही में द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर वैल्यूइंग द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एज द ग्लोबल कॉमन गुड रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर यानी GCEW ने जारी की है। यह रिपोर्ट जल चक्र को ग्लोबल कॉमन गुड के रूप में प्रबंधित करने का आह्वान करती है। साथ ही यह जल को महत्व देने तथा इसका प्रबंधन करने के लिए सिफारिशें भी करती है। इससे खाद्य सुरक्षा और मानवीय गरिमा को बढ़ावा मिलेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर हमें जल चक्र को ग्लोबल कॉमन गुड के रूप में क्यों प्रबंधित करना चाहिए। स्थानीय और सीमा पार जल प्रणालियों में समुदायों, देशों एवं क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता व परस्पर जुड़ाव है। साथ ही जल संसाधनों की गवर्नेंस में आर्थिक चालकों की उपेक्षा की जाती रही है। उदाहरण के लिए ब्लू वाटर यानी नदियां, झीलें और जलभृत आदि पर ध्यान केंद्रित करने से ग्रीन वाटर यानी मृदा की नमी और वनस्पतियों में संग्रहित जल की अनदेखी होती है। इसके अलावा जल चक्र में व्यवधान, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि पृथ्वी की प्राकृतिक पूंजी की हानि में संयुक्त रूप से योगदान करते हैं।
अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर भी एक नजर डालते हैं। इनमें से पहला बिंदु है सुभेद्यता। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जैसे उच्च जनसंख्या घनत्व वाले हॉटस्पॉट्स विशेष रूप से जल से जुड़ी चुनौतियों के प्रति अधिक सुभेद्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैश्विक आबादी के सबसे गरीब 10% लोग अपनी वार्षिक जल आवश्यकता का 70% से अधिक भूमि आधारित स्रोतों से प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगला बिंदु है आर्थिक नुकसान। जलवायु परिवर्तन, कुल जल भंडारण और भारत जैसे निम्न मध्यम आय वाले देशों में WASH वॉश तक कम पहुंच से सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14% नुकसान होता है। गौरतलब है कि WASH वॉश जल स्वच्छता और आरोग्यता यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन का संक्षिप्त रूप है। आपको बता दें कि वर्तमान रुझानों के साथ जल भंडारण में अत्यधिक गिरावट सिंचाई को असंभव बना सकती है। इससे वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में 23% की कमी आ सकती है। खबर के अंत में रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें भी जान लेते हैं। 17 सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से ग्लोबल कॉमन गुड के रूप में जल विज्ञान चक्र को और जल प्रवाह को प्रबंधित करना चाहिए। साथ ही मिशन उन्मुख नवाचारों के लिए बाजारों में आवश्यक बदलाव करने चाहिए। इससे अलग थलग और क्षेत्रीय मानसिकता से अर्थव्यवस्था व्यापी दृष्टिकोण की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। उदाहरण के लिए खाद्य प्रणालियों में नई क्रांति शुरू करना, एक चक्रीय जल अर्थव्यवस्था की स्थापना करना आदि। इसके अलावा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोगात्मक भागीदारी का विकास करना चाहिए। साथ ही वित्त की मात्रा, गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ानी चाहिए। और अंत में जल विज्ञान चक्र को स्थिर करने और दुनिया भर के जल संसाधनों के संरक्षण के लिए स्पष्ट एवं मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने हेतु एक महत्वाकांक्षी वैश्विक जल संधि के साथ ही ग्लोबल वाटर गवर्नेंस को भी अपनाना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। NOAA के अनुसार फरवरी 2023 से दुनिया भर में कोरल्स का अब तक का सबसे व्यापक सामूहिक विरंजन दर्ज किया गया। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के अनुसार वर्तमान में जारी सामूहिक प्रवाल विरंजन की परिघटना अब तक की विरंजन की सबसे व्यापक परिघटना है। पिछले रिकॉर्ड की तुलना में लगभग आधे समय में ही 11% अधिक विरंजन दर्ज हो चुका है। वर्तमान विरंजन ने अब तक दुनिया के 77% प्रवाल भित्ति क्षेत्रों अर्थात अटलांटिक से लेकर प्रशांत महासागर और हिंद महासागर तक को विरंजन स्तर के तापीय तनाव से प्रभावित कर दिया है। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में रिकॉर्ड और नियर रिकॉर्ड महासागरीय तापमान को बढ़ावा दे रहा है। अब कोरल यानी मूंगा या प्रवाल के बारे में भी जान लेते हैं। कोरल एक समुद्री प्रजाति है। कोरल का इसके उत्कों में अधिवासित सूक्ष्म शैवालों के साथ सहजीवी संबंध होता है। प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग के बारे में बात करें तो प्रवाल विरंजन की परिघटना तब घटित होती है जब स्वस्थ कोरल समुद्र के तापमान, प्रकाश या पोषक तत्वों में परिवर्तन की वजह से नष्ट होने लगते हैं। इससे वे अपने उत्कों में रहने वाले सहजीवी शैवाल जूजेनथेले को बाहर निकाल देते हैं। इस वजह से रंग बिरंगे कोरल रंगहीन हो जाते हैं। वर्तमान विरंजन की चौथी परिघटना की अप्रैल 2024 में NOAA के कोरल रीफ वॉच यानी CRW और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव यानी ICRI ने पुष्टि की थी। आपको बता दें कि 1998 में रिपोर्ट की गई विरंजन की पहली परिघटना के कारण दुनिया के 8% कोरल नष्ट हो गए थे। इसके अलावा पिछली 2 वैश्विक विरंजन घटनाओं 2010 और 2014 से 2017 में दुनिया में शेष बचे कोरल में से लगभग 14% के नष्ट होने का अनुमान लगाया गया था। अब प्रवाल विरंजन के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं ये भी समझते हैं। पहले बात करते हैं पारिस्थितिकीय प्रभाव की। इसके तहत जैव विविधता में कमी, खाद्य श्रृंखला में व्यवधान आदि नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसके बाद है सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसके तहत मात्स्यिकी क्षेत्र में गिरावट, पर्यटन में कमी आदि देखने को मिलता है। खबर के अंत में प्रवाल विरंजन को रोकने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत द्वारा शुरू की गई पहले। कोरल प्रजातियां भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध है। इसके अलावा तटीय विनियमन क्षेत्र यानी CRZ अधिसूचना 2019 और एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना संवेदनशील तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों में विकासात्मक गतिविधियों और अपशिष्ट के भंडारण पर रोक लगाती है। साथ ही कुछ प्रौद्योगिक पहले भी की गई है, जैसे कच्छ की खाड़ी में बायोरॉक का निर्माण।
वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलों की बात करें तो G20 द्वारा कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति पहल यानी ICRI शुरू की गई है। भारत भी इसका एक सदस्य है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है मलावी। इस देश की राजधानी है लिलोंगवे। भारत के राष्ट्रपति ने मलावी की यात्रा की, तो आइए इस देश के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। यह दक्षिण पूर्वी अफ्रीका का एक स्थल रुद्ध देश है। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो यह उत्तर में तंजानिया, पूर्व में मलावी झील, पूर्व और दक्षिण में मोजाम्बिक तथा पश्चिम में जाम्बिया से घिरा हुआ है। चलिए अब यहाँ की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानते हैं। भू आकृति की बात करें तो यह पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट वैली के साथ भूमि की एक संकीर्ण व घुमावदार पट्टी पर स्थित है। यहाँ की प्रमुख झील मलावी या न्यासा झील है। यहाँ की प्रमुख नदियां रुकरू, ड्वांगवा, लिलोंगवे, बुआ आदि है। इसका उच्चतम बिंदु सपितवा है। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटर दुर्घटना क्लेम से जुड़े मामलों में न्यायालयों को उचित संदेह से परे साक्ष्य के परीक्षण के स्थान पर संभाव्यता की प्रबलता के सिद्धांत को लागू करना चाहिए। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति का अनावरण किया गया। इस पारंपरिक मूर्ति को पहली बार 1872 में कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थापित किया गया था। इसकी उत्पत्ति ग्रीक और रोमन आइकोनोग्राफी से मानी जाती है। हाल ही में अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU की 49वीं सभा संपन्न हुई। अंतर संसदीय संघ यानी IPU के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। यह राष्ट्रीय संसदों का वैश्विक संगठन है। हाल ही में ऑन ट्रैक और ऑफ कोर्स असेसिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स द 30x30 टारगेट इन द ओशन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्लू वॉशिंग के कारण दुनिया 30x30 के संकल्पों को पूरा नहीं कर पाएगी। 30x30 लक्ष्य वास्तव में 2030 तक दुनिया की 30% भूमि और महासागरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली वैश्विक पहल है। केरल के इडुक्की में किसान फसलों पर टिड्डियों के हमले के खतरे का सामना कर रहे हैं। इससे पहले 2020 में पश्चिमी भारत में मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में टिड्डियों का हमला देखा गया था। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन सर्विसेज LCNS प्रोग्राम लॉन्च किया है। मूनलाइट प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य आगामी 2 दशकों में अंतरिक्ष एजेंसियों और निजी कंपनियों द्वारा नियोजित 400 से अधिक मून मिशनों के लिए सेवाएं प्रदान करना है। हाल ही में रूस ने यार्स परमाणु मिसाइल इकाई की तैयारी का परीक्षण किया है। यार्स मिसाइल के बारे में बात करें तो यह टोपोल M मिसाइल प्रणाली का एक संशोधित संस्करण है। इसे अलग अलग तैनात किया जा सकता है या मोबाइल लॉन्चर पर लगाया जा सकता है। हाल ही में ट्राई TRAI ने ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग GBB के लिए विनियामक फ्रेमवर्क पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। GBB को स्थलीय प्रसारण यानी टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग के रूप में भी जाना जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।